आइए स्टूडेंट्स, लास्ट एक्ट एलएलपी की शुरुआत कर लेते हैं। छोटा सा एक्ट है, 3 to 5 मार्क्स की वेटेज है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू डिफरेंट एंटिटीज। लिमिटेड लायबिलिटी जो फीचर है वो कंपनी फॉर्म का है, और पार्टनरशिप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी फीचर है और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी। इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो एलएलपी क्या है? इट इज़ इन एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप जिसे हम कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एंड इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फीचर्स क्या है? कंपनी के सारे बेस्ट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गया तो आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल स्टेटस, कॉमन सील, सब मिलेगा। साथ साथ में इसे पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। जैसे कंपनीज एक्ट कितना रिजिड है ना, ये फॉलो करना ही करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं तुम अपनी एग्रीमेंट बनाओ उसे फॉलो करो। दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 31 मार्च 2009। यस। तो इसके की वर्ड्स, की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसका आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, लिमिटेड लायबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। सबसे मेन बात जो है, जो आपको एग्जाम में आ सकती है, दैट द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एलएलपी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एलएलपी को पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, इसे एलएलपी एक्ट 2008 अप्लाई करता है। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स तो होंगे ना। मिनिमम कितने पार्टनर्स? मिनिमम 2, और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट। अच्छा, पार्टनर्स तो हैं, लेकिन आपको साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी चाहिए, तो आप उन्हीं 2 को डेजिग्नेटेड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके पास 2 से ज़्यादा है तो उनमें से किसी को भी डेजिग्नेटेड बना दो। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर करता क्या है? आरओसी के पास बहुत सारी फाइलिंग्स करनी पड़ती है, और सब पार्टनर्स को वो आइडिया नहीं होता ना कि क्या करना है। देखो, अभी तुम बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स ले रहे हो तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी को डेली, मतलब रूटीन में। हर पार्टनर के पास टाइम नहीं होता, और पार्टनर बिजनेस करे कि कंप्लायंसेस करे। तो हम बोल देते हैं कि ऐसे 2 आइडेंटिफाई कर लो जो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। अगर आरओसी को कुछ पूछना है तो पता तो चले किस पार्टनर को हम अप्रोच करें, कौन ये सब का इंचार्ज है। तो लॉ बोलता है कि आपके इस एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2। अच्छा, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है ना, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेगा तो वो नॉमिनी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। मैं ना थोड़े अलग तरीके से लिखती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में वो याद रहे। मैं ना ऐसे लिख देती हूँ कि हमें एक नॉमिनी जो बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट करेगी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, ठीक है। तो नॉमिनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनर है तो वो किसी को नॉमिनेट करे तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। एंड इन दोनों में से ना एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। वो रेजिडेंट होगा इंडिया में। रेजिडेंट मतलब ही विल स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग ईयर। 6 महीने से ज़्यादा तो तुम्हें इंडिया में रहना ही है। स्टूडेंट्स, आप नोटिस करो, एलएलपी में कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स है, सब मिल के आए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो काम क्या करेगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं?
पहले के जो 3 पॉइंट्स हैं ना वो सिर्फ नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस के ही हैं, तो हम उन्हें उसके एक ऐसे ग्रुप बना लेंगे, टू नोटिफाई ऑल चेंजेस। किसमें क्या नोटिफाई करोगे? सपोज एलएलपी की एग्रीमेंट में कोई चेंज हो गया है तो आरओसी को बताओ। अच्छा, पार्टनर्स का नाम चेंज हो गया है, पार्टनर्स ने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दिया, तो ठीक है, ये सब बताओ, आरओसी वो भी अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करे ना। अच्छा, आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया है, तो उसकी इंटीमेशन दो, देर इज़ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसका एड्रेस चेंज हो गया, वो बताओ। तो एलएलपी एग्रीमेंट का कोई भी चेंज, पार्टनर्स के नाम चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो गए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया, नोटिफाई करो। फिर फाइलिंग की बारी आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना, फिर फाइलिंग भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी कर रहे हैं। फाइलिंग से रिलेटेड क्या है यहाँ पर? ये फाइलिंग से रिलेटेड है, बाकी तो साइनिंग से रिलेटेड है। तो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का भी वो काम करेंगे। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिना साइन के तो जाएंगे नहीं ना, बिकॉज सिग्नेचर शोज ऑथेंटिकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर हम भेज रहे हैं ना, सॉल्वेंसी की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सब साइन किए जाएंगे उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से। तो जितने भी ई फॉर्म्स हैं वो सारे साइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो साइनिंग का पार्ट है, ये जो साइनिंग का पार्ट है वो आरओसी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर्स बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर इन द कस्टडी और विच आर इन देयर कस्टडी और पावर। तो जो भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सब हम दिखाने का काम, तो मोर और लेस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है वो करेंगे। अच्छा, अगर आपने इन सब में कुछ गड़बड़ कर दी तो स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज भी होंगी। फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जो भी रिलेशन है, जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है, जैसे हमने नहीं पढ़ा था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिखा होता है, वैसे ही यहाँ पर वो एलएलपी एग्रीमेंट देखो, उसमें सब दिया होगा। तो आपकी जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो बताएगी कि रिलेशन कैसा होगा। कोई भी चेंज है ना, आरओसी को बता दो। देखो यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था ना, नोटिफाई ऑल द चेंजेस इन द एलएलपी एग्रीमेंट टू आरओसी, बस वो इसी की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि अगर रिलेशन में कोई चेंज है तो वो आरओसी को इन्फॉर्म करो। रिलेशन क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो एलएलपी एग्रीमेंट में सब मिलेगा आपको। मेरी तो एग्रीमेंट ही नहीं बनी ना, तो लॉ बोलते हैं फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम फर्स्ट स्केड्यूल अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपकी एग्रीमेंट है तो वो फॉलो करो, वरना फर्स्ट स्केड्यूल विल अप्लाई। अच्छा, मुझे ना पार्टनर नहीं रहना अभी, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं कंटिन्यू करना, तो ठीक है ना, आप एग्रीमेंट से चले जाओ ना, कोई बात नहीं, नोटिस दे दो इन राइटिंग और निकल जाओ। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी को तो नहीं बताया ना आपने अभी तक इसके बारे में। तो जब तक आप थर्ड पार्टी को और आरओसी को नोटिस नहीं दे देते ना, तब तक तो आप लायबल रहोगे ही। तो जैसे हमने पढ़ा था ना पब्लिक नोटिस, तो वैसे ही अगर आप छोड़कर जा रहे हो तो आपको पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। तो पब्लिक नोटिस मतलब नोटिस किसे देना पड़ेगा, यहाँ पर पब्लिक नोटिस वर्ड यूज़ नहीं किया, नोटिस थर्ड पार्टी को, आरओसी को देना पड़ेगा, वरना आप लायबल हो। जैसे नहीं हमने पढ़ा था लायबल बाय होल्डिंग आउट, वैसे ही हो जाएगा ये। अच्छा, चेंजेस इन द पार्टनर्स, जैसे पार्टनर ने अपना नाम चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, तो लॉ क्या बोलता है, पार्टनर तुम पहले ये बात एलएलपी को बताओ। ठीक है, तुम 15 दिन के अंदर अंदर ये बात एलएलपी को बताओ, फिर एलएलपी ये बात आरओसी को इन्फॉर्म करेगी। तो पार्टनर सीधा आरओसी के पास नहीं जाएगा, तुम ये बात पहले फर्म को बताओ, एलएलपी को बताओ, वहाँ के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फिर आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे।
तो पर्सन अगर पार्टनर बना है या वो नहीं रहा अभी पार्टनर, तो 30 डेज के अंदर अंदर हम आरओसी को इन्फॉर्म कर देंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अरे ये तो सब पढ़ा है हमने, ऐसे लगता है कि बस खिचड़ी बन गई हुई है पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट की। तो क्रेडिट दिया हमने फर्म को ये सोचते हुए, एलएलपी को, कि ये सोचते हुए कि ये पर्सन पार्टनर है, तो वो पार्टनर है तो ट्रांजैक्शन वैलिड है। हम ही वो खुद ही बोल रहे हैं मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। तो तुम्हें पार्टनर बन रहे हो तो तुम लायबल हो, फर्म भी मतलब एलएलपी भी लायबल होगी। फीचर्स क्या हैं? देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना कुछ खास एक्सप्लेन करने का तो है नहीं, क्योंकि आपने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा है, आपने कंपनीज एक्ट भी पढ़ा है। तो ये एक बॉडी कॉरपोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट है, परपेचुअल सक्सेशन होगी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर्स। सेपरेट लीगल स्टेटस है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, it is an artificial person in the eyes of law, it's separate and distinct from the partners who have formed it। कॉमन सील मिलेगी, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, वी आर नॉट लायबल फॉर, so partners are not liable for independent or unauthorized acts of partners। आपको याद है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी थी, उसके लिए हम भी लायबल हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ अपने एक्ट्स के लिए लायबल हूँ। अकाउंट्स ऑफ एलएलपी मेंटेन तो करोगे ही, साथ में इसकी ऑडिट भी होगी। सब कुछ ई फाइलिंग करना है आपको, www.mca.gov.in पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर सकते हो। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, अच्छा एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स ये कहाँ पर दिया हुआ है, क्या आपको वो स्केड्यूल याद है? पढ़ा होगा ना आपने, स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, तो ये किस में आता है वो याद है? अगर आपने ये कहा कि मैम मुझे पता है, ये तो सेकंड स्केड्यूल में आता है, सुपर, पैट योर बैक। अच्छा ये बताओ, चलो अगर मुझे एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो फिर कौन सा स्केड्यूल अप्लाई करेगा? मैम आप तो ने बहुत इजी सवाल पूछ रहे हो, थर्ड स्केड्यूल, आप तो लाइन से भी पूछ रहे हो। अच्छा एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसे अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो फोर्थ स्केड्यूल। कितना सिंपल है मैम, कितना सिंपल है ये। फॉरेन एलएलपी पे स्टूडेंट्स अलग से क्वेश्चंस आते हैं, सेपरेट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो सेक्शन 21M उसमें आता है दैट एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जैसे फॉरेन कंपनी था, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया, लेकिन आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, दिस फॉरेन एलएलपी कैन ऑल्सो बी पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। तो स्टूडेंट्स ये था फीचर्स के बारे में। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे हिसाब से ये फॉरेन एलएलपी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर। अच्छा एलएलपी के एडवांटेजेस क्या होंगे, मैंने ना थोड़ा सा कंपैरेटिव रखा है फर्म और कंपनी के साथ। इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, आप लिख सकते हो, देन अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज देन अ पार्टनरशिप, क्योंकि आपको सेंटेंस बना के लिखना है ना एग्जाम में। मोर फ्लेक्सिबल दैन अ कंपनी, समझ में आ गया? अभी मैं नहीं आंसर करूंगी, अभी आप ही आंसर करोगे। फॉर्मेशन इज ईजियर देन, क्या लिखूं? अरे आप इतने होशियार हो गए हो ना अभी, देन अ कंपनी। लाइबिलिटी लिमिटेड है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज
कंपेयर्ड टू पार्टनरशिप। ठीक है, सेंटेंस बन गया ना मेरा। डिसोल्यूशन इज इजी। ये बताओ, लास्ट बताओगे ना तो आई बी वेरी हैप्पी। मैम क्या बात कर रहे हो। देन अ कंपनी। सारे करेक्ट आए आपके। सुपर्ब हो आप, एकदम टैलेंटेड हो आप। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इस पे ना सेपरेट क्वेश्चन आता है। कुछ भी कर लो, सबसे पहले तो आपको अपने फर्म का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल बी मेड टू रजिस्ट्रार। नेम विल एंड विद, बोलो क्या लिखूं? सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। लिमिटेड लायबिलिटी, एक मिनट, हाँ इरेज कर देती हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर दी। हाँ ये देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखो, या फिर आप एलएलपी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। नेम विल नॉट बी, बोलो मैं क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो, कंपनी का याद करो। नेम विल नॉट बी अनडिजायरेबल। क्या बात है, क्या बात है। और क्या लिखूं? और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ existing LLP, firm, बॉडी कॉरपोरेट और ट्रेडमार्क। ठीक है, नहीं अगर है तो फिर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आपको डायरेक्शन देगा, सुनो एलएलपी, तुम्हारा जो नाम है वो इनसे काफ़ी मिलता जुलता है, चेंज करो। और अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है तो हमें 3 महीने में चेंज करना ही पड़ेगा, अनलेस वो कोई एक्सटेंडेड टाइम दे दे तो। नाम सोच लिया आपने? एग्रीमेंट बनाओ। चलो अभी एलएलपी की जो एग्रीमेंट है वो बनाओ, वेरी सिमिलर टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या आएगा इसमें बताओ? सब कुछ तो लिखा है हमने वहां पर। क्या आएगा? नेम ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो एलएलपी का नाम आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आएगा। ठीक है, फिर तुम बिजनेस क्या करने वाले हो? प्रपोज्ड बिजनेस, कंट्रीब्यूशन कितना है उस पर, इंटरेस्ट कितना है, जैसे कैपिटल हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, PSR, रेम्यूनरेशन कितनी है। अच्छा, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, रूल्स गवर्निंग एलएलपी आपको बाय हार्ट ही करना है। अच्छा, सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किए हैं या नहीं? जैसे कंपनी में नहीं आप डिक्लेरेशन लेकर आते थे, जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जो सब्सक्राइबर है, सेम यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन लेकर आनी है। कुछ अलग तो है नहीं ना स्टूडेंट्स ये। A statement made by either advocate, company secretary, or chartered accountant who is engaged in the formation of LLP, और साथ साथ में anyone who has subscribed his name to the incorporation document। वो लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। मतलब ये शॉर्टकट है, बेचारे आरओसी को तो ऑनलाइन में पता ही नहीं लगता कि आपने जो प्रोसीजर था वो प्रॉपरली कंप्लाई किया है नहीं किया है। तो हम बोलते हैं कि इन जो प्रोफेशनल्स है, अगर आप उनसे हमें वो लेटर ले आओ तो हम मान लेंगे कि तुमने सारे प्रोसीजर्स, रूल्स, सब कुछ कंप्लाई किया है। तो ये सब हमें लेकर आना है। अगर किसी ने कुछ गलत लिखा ना उसमें, आपको पता है, यू नो that it is false. If a person makes a statement as discussed above which he knows is false, हमने CA या CS को कन्विंस कर दिया कि भाई नहीं ये सब मत लिखो ना, तुम रहने दो ना, छोड़ो मत लिखो, कुछ झूठा लिख दो, सब अच्छा है वो लिखो। अब उन्हीं के बेसिस पे हम आपको रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो इन दैट केस, अगर तुम्हें पता था कि जो तुम लिख रहे हो वो गलत है, यू डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तुमको भी मालूम है ये सब गलत है, देन यू विल बी पनिशेबल। भाई ये तो पनिशमेंट की बात आ गई। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 2 years
and fine not less than 10,000 but which may extend to 5 lakhs. मैम ये याद रखना है, हाँ मैंने ना यही एक पनिशमेंट कवर की है, प्लीज़ ये याद रख के जाना, ठीक है। तो इन ऊपर वालों में से किसी ने भी कुछ गलत बोल दिया ना तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन बेटा लास्ट पार्ट है। वाइंडिंग अप देखो या तो वॉलेंटरीली होगा या फिर ट्राइब्यूनल के बोलने पे होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ये जो ट्राइब्यूनल वाला पार्ट है ना ये सुपर इम्पॉर्टेंट है फॉर थ्योरी। मैं वैसे आपको इतना इम्पोर्टेंट मार्क नहीं करवाती, लेकिन ये तो मैं खास करके आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बाय हार्ट ही करके जाना ये एज इट इज़, बहुत ईजी है। ट्राइब्यूनल कब वाइंडिंग अप करेगा? जब उसे लगता है कि नहीं भाई वाइंडिंग अप की ज़रूरत है, या फिर एलएलपी डिसाइड करता है कि वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल करेगा, ठीक है। तो एलएलपी डिसाइड्स, मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड्स मार्क करके देती हूँ, पूरा नहीं मार्क करवाती। एलएलपी ने डिसाइड किया कि हमारी जो एलएलपी है वो ट्राइब्यूनल वाइंड अप करेगा, ठीक है। इफ फॉर मोर देन 6 months नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 2, वो याद है हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सेक्शन 3A में कुछ ऐसा ही था ना। तो अगर आपके पार्टनर्स 2 से कम हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आपने उसको फिर बढ़ाया ही नहीं, तो मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना पार्ट एलएलपी में बिजनेस करने का, वाइंड अप कर दो। इफ़ एलएलपी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट्स, तो वाइंड अप करके फिर इंसॉल्वेंसी वगैरह सब बेचो और फिर पे करो। इट हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? आपको याद है बीच में बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन हो गए थे, वो इसीलिए बैन हुए थे सो दैट वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि इसको होता क्या है। तो अगर आप एक एलएलपी का बिजनेस कर रहे हो, वो अनलॉफुल तो नहीं, लेकिन वो ऐसा हो गया कि वो इंडिया के इंटेग्रिटी को, इंडिया के भलाई को, इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, तो हम आपको बोलेंगे भाई एलएलपी बंद करो। If they have made default in filing with the registrar, statement of account, solvency, annual return for 5 years, 5 साल हो गए ना तुमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल किया, ना एनुअल रिटर्न फाइल किया, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना बिजनेस करने में, बंद करो इसको, चलो वाइंड अप करो। या फिर ट्राइब्यूनल बोलता है ऑन एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, उनको लगता है कि एलएलपी वाइंड अप होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये रीजंस हैं, मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं ताकि आपको भी पता लगे कि पॉइंट्स अलग हैं। ऐसे ही कलर्स यूज़ करो, हाईलाइट करो कीवर्ड्स को, एंड आई एम वेरी श्योर आपका बाय हार्ट हो जाएगा। देखते ही देखते स्टूडेंट्स आपको पता चला हमारा पूरा बिजनेस लॉ रिवाइज करके हो गया। ये लास्ट एक्ट थी, क्या बात कर रहे हो मैम, सच्ची? स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा एक ही एम है कि मेरे स्टूडेंट्स खुश होने चाहिए, बस। आई वॉन्ट कि यू शुड बी हैप्पी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ, समथिंग जो आपको और किधर भी नहीं मिले। बहुत ही प्रैक्टिकली बैठ के मैंने सोचा है, बहुत मेहनत की है मैंने ये वर्कशीट बनाने में, ये रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए प्लान करने में। मेरा प्रयास था ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और एग्ज़ाम के बाद भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आई विल कम अप विथ मैनी मोर वीडियोज़ जो आपको आगे की लाइफ में, आपके थॉट्स में, आपके आगे के आर्टिकलशिप में आपको हेल्प करेंगे। ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपका साथ हमेशा निभाऊं एग्ज़ाम के बाद भी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ फ्रॉम ऑल द वीडियोज़। यस, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कुछ फ़र्क लगा कि नहीं ये वीडियो लेक्चर्स देखकर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं। और एग्ज़ाम के बाद ना एक बार मैसेज ज़रूर डाल देना कि आपका पेपर कैसा था। येस, विल यू डू दैट फॉर मी? इफ़ येस तो लिखो, मुझे बताओ, मेरे साथ कम्युनिकेट करो कि हाँ मैम, हम बताएंगे आपको कि आपके इस प्रयास का हम पे क्या असर हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आई विल टेक योर लीव. We have completed the revision. All the very best for your CA Foundation exam, and I'll see all of you in CA Inter.